दक्षिण भारत के राजवंश पल्लव वंश। दक्षिण भारत में पल्लव वंश का उदय उस समय हुआ जब सातवाहन वंश अपने पतन की ओर था। शिव स्कंद वर्मन को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। पल्लव शासकों ने अपने शासनकाल में कांची को अपनी राजधानी बनाया था। इस काल के प्रमुख शासक थे सिंह वर्मा प्रथम, शिव स्कंद वर्मन प्रथम, वीर कुर्च, शांद वर्मा द्वितीय, कुमा विष्णु प्रथम, सिंह वर्मा द्वितीय और विष्णुगुप्त के बारे में कहा जाता है कि वह समुद्रगुप्त से युद्ध में पराजित हो गए थे, जिसके बाद पल्लव वंश कमजोर पड़ गया। सिंह वर्मा द्वितीय के पुत्र सिंह विष्णु ने 575 ईस्वी में चोलों कालभ्र की सत्ता को कुचलकर अपने साम्राज्य की पुनः स्थापना की। 670 में परमेश्वर वर्मा प्रथम गद्दी पर बैठे। उसने चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम को आगे बढ़ने से रोका। हालांकि चालुक्यों ने पल्लवों के एक अन्य प्रसिद्ध शत्रु पांड्य राजा अरिकेसरी मार वर्मा से हाथ मिला लिया और परमेश्वर वर्मा प्रथम को पराजित कर दिया। 695 ईस्वी में परमेश्वर वर्मा प्रथम की मृत्यु हो गई और एक शांति प्रिय शासक नरसिंह वर्मा द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना। उसे कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर बनवाने के लिए माना जाता है। 722 ईस्वी में अपने उसके बड़े बेटे की अचानक मृत्यु के दुख में उसकी मृत्यु हो गई। 722 ईस्वी में उसका छोटा पुत्र परमेश्वर वर्मा द्वितीय गद्दी पर बैठा। वह 1730 ईस्वी में बिना किसी वारिस के ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिससे पल्लव राज्य में एक अव्यवस्था व्याप्त हो गई। साम्राज्य के कुछ अधिकारियों और रिश्तेदारों के साथ घरेलू युद्ध के बाद नंदी वर्मा द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने राजकुमारी रीता देवी से विवाह किया और पल्लव राज्य को पुनः स्थापित किया। उसका उत्तराधिकारी दंती वर्मा और 796 से लेकर 846 ईस्वी तक बना, जिसने 54 वर्षों तक शासन किया। दंती वर्मा पहले राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग द्वारा और फिर पांड्य शासकों द्वारा पराजित हुआ। 846 में नंदी वर्मा तृतीय उसका उत्तराधिकारी बना। नंदी वर्मा तृतीय का उत्तराधिकारी नृपतुंग वर्मा था, जिसके दो भाई अपराजित वर्मा और कंप वर्मा थे। चालुक्य कर्नाटक शासक चालुक्य के इतिहास को 3 कालों में बांटा जा सकता है। प्रारंभिक पश्चिम काल 6वीं से 8वीं शताब्दी बादामी के चालुक्य। दूसरा पश्चात पश्चिम काल 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी कल्याणी के चालुक्य। तीसरा पूर्वी चालुक्य काल 7वीं से 12वीं शताब्दी वेंगी के चालुक्य। पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी से लेकर 566 ईस्वी तक राज्य किया। बादामी चालुक्य वंश का प्रथम शासक था, जिसने राजधानी बीजापुर में बतापी थी, जिसकी राजधानी बीजापुर में थी। कृति वर्मा प्रथम 566 से लेकर 596 ईस्वी तक उसका उत्तराधिकारी रहा। जब इसकी मृत्यु हुई तब राजकुमार पुलकेशिन द्वितीय बच्चा था, इसलिए सिंहासन खाली रहा और राजा के भाई मंगलेश 597 ईस्वी से लेकर 610 को संरक्षक शासक के रूप में नियुक्त किया गया। कई वर्षों तक उसने राजकुमार की हत्या के कई असफल प्रयास किए, किंतु अंततः राजकुमार और उसके मित्रों द्वारा उसकी स्वयं की हत्या करवा ली। पुलकेशिन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन प्रथम द्वितीय 610 से लेकर 642 ईस्वी तक हर्षवर्धन के समकालीन था।
हर्षवर्धन के समकालीन था और चालुक्य का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। उसका शासनकाल कर्नाटक के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। उसने नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया। कोसल और कलिंग पर आधिपत्य के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय के भाई कुब्ज विष्णुवर्धन द्वारा पूर्वी चालुक्य की स्थापना हुई। 631 तक चालुक्य साम्राज्य का विस्तार इस समुद्र के से उस समुद्र तक हो चुका था। हालांकि 642 में पल्लव शासक नरसिंह वर्मा प्रथम ने चालुक्य राजधानी बादामी पर आक्रमण कर और पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर उसकी हत्या करवा दी। चालुक्यों का उभार एक बार पुनः हुआ जब विक्रमादित्य प्रथम 656 से लेकर 681 में राज किया। अपने समकालीन पांड्य, पल्लव, चोल और केरल के शासकों को परास्त कर उस क्षेत्र के में चालुक्यों को सर्वोच्च स्थापित किया। विक्रमादित्य द्वितीय 773 से लेकर 745 ईस्वी तक ने पल्लव साम्राज्य के एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने के लिए पल्लव राजा नंदी वर्मा द्वितीय को परास्त कर दिया। विक्रमादित्य द्वितीय का पुत्र कृति वर्मा द्वितीय 745 राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग द्वारा हरा दिया गया। मरुदई के पांडव 6वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक मरुदई पांडव ने राज्य किया। दक्षिण भारत में शासन करने वाले सबसे पुराने वंशों में से एक पांड्य भी थे। इनका वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका में भी मिलता है। इनका सबसे प्रसिद्ध शासक नेडुजेलियन था, जिसने मदुरई को अपनी राजधानी बनाया था। पांड्य शासकों ने मदुरई में एक तमिल साहित्यिक अकादमी की स्थापना की, जिसे संगम कहा जाता है। उन्होंने त्याग के वैदिक धर्म को अपनाया और ब्राह्मण पुजारियों का संरक्षण किया। उनकी शक्ति एक जनजाति कालभ्रम के आक्रमण से घटती चली गई। 6ठी सदी के अंत में एक बार पुनः पांडवों का उदय हुआ। उनका प्रथम महत्वपूर्ण शासन दुंदुगन था, जिसने कालभ्रों को परास्त कर पांडवों के गौरव की स्थापना की। अंतिम पांड्य राजा पराक्रम देव था, जो दक्षिण में विस्तार की प्रक्रिया में यूसुफ खान मोहम्मद बिन तुगलक का वायसराय द्वारा पराजित किया गया। चोल वंश 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक शासन किया। चोल वंश दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध वंशों में से एक है, जिसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाकर तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर शासन किया। आरंभिक चोल शासक कारिकाल चोल थे, जिन्होंने दूसरी शताब्दी में शासन किया। 850 में पांड्य पल्लव युद्ध के दौरान विजयालय ने तंजौर पर अपना आधिपत्य जमा कर लिया। अपने राज्याभिषेक को सफल बनाने के लिए इसने तंजौर में एक मंदिर बनवाया। इस दौरान श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित करवाई। विजयालय का पुत्र आदित्य प्रथम 871 से लेकर 901 तक उसका उत्तराधिकारी बना। राजराज प्रथम 1985 से लेकर 1014 ईसा पूर्व के शासन के दौरान चोल अपने शीर्ष पर थे। उसने राष्ट्रकूटों से अपना क्षेत्र वापस छीन लिया और चोल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली बन गया। उसने तंजापुर, जो तमिलनाडु में है, भगवान शिव का एक सुंदर मंदिर बनवाया, जिसे राजेश्वर कहा जाता है। राजराज का प्रथम पुत्र राजेंद्र चोल 1014 से लेकर 1044 तक शासन किया। इस वंश का एक अन्य महत्वपूर्ण शासक था, जिसने उड़ीसा, बंगाल, बर्मा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके शासनकाल के दौरान भी चोल वंश की प्रसिद्धि चरम पर थी। इसने श्रीलंका पर भी अपना कब्जा कर लिया था। कुलोतुंग प्रथम इसने 1070 से लेकर 1122 ईसा पूर्व तक एक अन्य महत्वपूर्ण चोल शासन किया। यह एक अन्य महत्वपूर्ण चोल शासक था। कुलोतुंग प्रथम ने 2 साम्राज्यों
जो बेंगी के पूर्वी चालुक्य और तंजापुर के चोल साम्राज्य को जोड़ दिया। आधी सदी के लंबे शासन के बाद 1122 ईस्वी में ईस्वी कुलोत्तुंग प्रथम की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र विक्रम चोल, जिसे त्याग समुद्र भी कहते हैं, उसका उत्तराधिकारी बना। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय था, जिसने 1246 से लेकर 1289 तक शासन किया। वह एक कमजोर शासक था जिसने पांडवों के समक्ष समर्पण कर दिया। बाद में मालिक काफूर ने 1310 में इस तमिल राज पर आक्रमण करके चोल वंश को समाप्त कर दिया। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग 735 से लेकर 756 तक इस साम्राज्य की स्थापना की। राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को उखाड़ फेंका और 973 ईस्वी तक शासन किया। दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम 756 से लेकर 774 तक शासक बना। कृष्ण प्रथम ने द्रविड़ और शैली में के अलवेरा के प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश के अन्य शासक थे गोविंद द्वितीय, जिसने 774 से लेकर 780 ईसा पूर्व तक शासन किया। ध्रुव 780 से लेकर 790 ईस्वी तक शासन किया। गोविंद द्वितीय 773 से लेकर 814 ईस्वी तक शासन किया और अमोघ वर्ष नृपतुंग प्रथम 814 से लेकर 887 ईस्वी तक शासन किया। अमोघ वर्ष इस वंश का महान शासक था। वह गोविंद तृतीय का पुत्र था। अमोघ वर्ष के साम्राज्य के विस्तार के विषय में अरबी यात्री सुलेमान से जानकारी मिलती है, जो 851 ईस्वी में उसके दरबार में आया था और अपनी पुस्तक में लिखा है कि उसका साम्राज्य उस समय के दुनिया के 4 बड़े साम्राज्यों में से एक था। इस दौरान भारत में आए अरबी यात्री अल मासदी ने राष्ट्रकूट राजा को भारत का महानतम राजा कहा है। उसके द्वारा स्थापित राजवंश, जिसकी राजधानी कल्याणी कर्नाटक थी, बाद में कल्याणी के चालुक्य कहलाए। प्रारंभिक चालुक्य बादामी के चालुक्य थे। तैलप ने 23 वर्ष 974 से लेकर 997 ईस्वी तक शासन किया। प्रतिहार 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ये मूलतः गुजरात या दक्षिण पश्चिम राजस्थान से थे। नागभट्ट प्रथम ने सिंध से राजस्थान में घुसपैठ करने वाली अरबी आक्रमणकारियों से पश्चिम भारत की रक्षा की। नागभट्ट प्रथम के बाद प्रतिहारों को लगातार हार का सामना करना पड़ा, जिसमें इन्हें सर्वाधिक राष्ट्रकूट शासकों ने पराजित किया। प्रतिहार शक्ति मिहिर भोज, जो भोज के नाम से प्रसिद्ध थी, सफलता के बाद अपना खोया गौरव पुनः पा सकी। उसके विख्यात शासन ने अरबी यात्री सुलेमान को आकर्षित किया था। मिहिर भोज का उत्तराधिकारी महेंद्रपाल प्रथम था, जिसकी प्रमुख उपलब्धि मगध और उत्तरी बंगाल पर अपना आधिपत्य था। उसके दरबार का प्रसिद्ध लेखक राजशेखर था, जिसने अनेक साहित्यिक रचनाएं लिखी थी। महेंद्रपाल की मृत्यु के साथ ही सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हो गया। भोज द्वितीय ने गद्दी पर कब्जा कर लिया, लेकिन जल्द ही सौतेले भाई महिपाल प्रथम ने खुद को सिंहासन का वारिस घोषित कर दिया। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के दक्कन वापसी में महिपाल को उसके आक्रमण से लगे घातक झटके से संभलने का मौका मिला। महिपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी महेंद्रपाल प्रथम अपने साम्राज्य को बनाए रखने में कायम रहा। पाल वंश 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक। 9वीं शताब्दी में भारत में आए अरबी व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूमी कहा। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। गोपाल का एक उत्कृष्ट बौद्ध था। उसने ओदंतपुरी बिहार शरीफ जिला बिहार में बौद्ध विहार की स्थापना की। गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल बना, जिसने पाल राज्य को महानता पर पहुंचाया। उसके नेतृत्व में राज्य का विस्तार हुआ और लगभग संपूर्ण बंगाल एक बिहार उसका हिस्सा बन गया। 32 वर्षों के शासन के बाद धर्मपाल की मृत्यु हो गई और वो अपना विस्तृत साम्राज्य अपने पुत्र देवपाल के लिए छोड़ गया। देवपाल 810 में गद्दी पर बैठा और 40 वर्षों तक शासन किया। उसने प्रागज्योतिषपुर, असम, उड़ीसा के क्षेत्रों और आधुनिक नेपाल के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उसने प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र को संरक्षण दिया। बौद्ध कवि और लोकेश्वर शतक के लेखक वज्रदत्त
सेन वंश 11वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक राज किया। सेन वंश ने पालों के बाद बंगाल पर शासन किया। इसका संस्थापक सामंत सेन था, जो ब्रह्मक्षत्री कहलाया। सामंत सेन के बाद उसका पुत्र हेमंत सेन गद्दी पर बैठा। इसने बंगाल की अस्थिर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर एक स्वतंत्र रियासत के रूप में खुद को प्रमुखता से स्थापित किया। हेमंत सेन का पुत्र विजय सेन प्रसिद्ध राजा लगभग संपूर्ण बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने के कर अपने परिवार को प्रकाश में लाया। विजय सेन ने अनेक उपलब्धियां ली, जैसे परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज। प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने उसकी प्रशंसा से विजय प्रशस्ति की रचना की। विजय सेन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बल्लाल सेन बना। वह एक प्रसिद्ध विद्वान था। लक्ष्मण सेन के शासन के दौरान ये साम्राज्य पतन की ओर आ गया था। देवगिरी के यादव 12वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक। इस वंश का प्रथम सदस्य दृघप्रहर था। हालांकि दृघप्रहर का पुत्र स्योनचंद प्रथम वह पहला व्यक्ति था जिसने अपने परिवार के लिए राजकोटों से जागीरदार का पद प्राप्त किया। भिल्ल ने यादव साम्राज्य की नींव रखी, जो एक शताब्दी तक कायम रहा। सिंघन इस परिवार का शक्तिशाली शासक था। दक्षिण में अपनी सफलता से उत्तेजित होकर वंशागुस्त शत्रु उत्तर के परमार और गुजरात में चालुक्यों से युद्ध छिड़ गया। उत्तोलित होकर सिंघन ने वंशागत शत्रु उत्तर के परमार और गुजरात के चालुक्यों से युद्ध छेड़ा। उसने परमार राजा अर्जुन वर्मन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। इस तरह सिंघन ने शासक में यादव राज अपने गौरव में चरम पर पहुंचा। संगीत पर प्रमुख रचनाकार संगीत रत्नाकर इसके दरबार में लिखी गई अनंत देव और चंगदेव, दो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री इसके दरबार में विभूषित होते थे। संभवतः रामचंद्र अंतिम यादव शासक था। यादव राज्य ने इसे अपने कब्जे में ले लिया।